Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक हो गया। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने चाह रहे हैं। मैं दो चैप्टर को कंपैरिजन करके आज पढ़ाने वाला हूँ। वो दो चैप्टर कौन कौन से हैं? एक तो है ग्रेविटेशन क्लास 11th का और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th का। ठीक हो गया। तो मैं क्वेश्चन की हेल्प से जो आगामी जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें जिस तरीके से पॉपुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं दोनों क्वेश्चन की हेल्प से हम चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जनरली देखो ग्रेविटेशन, अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूंगा तो यहाँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है कि F=g m1m2/r² होता है। और यही बात अगर मैं कूलाम्स लॉ की बात करूंगा तो वहाँ F=1/4πε0 q1 q2/r² होता है। डिफरेंस वही है कि वहाँ पॉइंट मास के लिए बात हो रहा है ग्रेविटेशन में, और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉइंट चार्ज के लिए बात होगा। तो हम शुरू कर रहे हैं आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि बेस्ड है ग्रेविटेशनल चैप्टर से। तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो ये क्या है, देखो 3 मासेस ईच इक्वल टू कैपिटल M are placed corners of a square of side A। ठीक हो गया। तो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिट मास ऑन 4th कॉर्नर। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो है क्या, मेरे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पर हमने m आइडेंटिकल मास रखा है और इसके 4th कॉर्नर पर एक 1 kg का मास रखा है। तो हमको क्या बताना है कि ये 1 kg पर रिजल्टेंट फोर्स बताना है हमने कि 1 kg पर कितना फोर्स लगेगा। तो इन ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जनरली ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मासेस पर बेस्ड है। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए स्टेप नंबर हम फर्स्ट यही सोचेंगे कि ये इस जो ये डी में रखा हुआ है जो 1 kg का मास, 1 kg के मास में कौन कौन फोर्स लगाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछना है अपने आप से कि ये जो डी में रखा वाला जो मास है इसमें कौन कौन फोर्स लगाएगा। तो आंसर होना चाहिए ए वाला भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, सी वाला भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जो बी कॉर्नर पर बैठा हुआ है वो भी इसको इस डी में रखा हो ए 1 kg का मास है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो मैं 1 by 1 क्या करता हूँ, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो देखो फर्स्ट एफ ए की बात करूंगा तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना होगा, एफ ए कितना होगा बोलो, जी m1 की जगह है m1, m2 1 kg अपॉन r² जो कि a है। ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो gm/a² आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो डायरेक्शन में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हमेशा जो है a में बैठा हुआ मास होगा इस 1 kg को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो जो है एफ ए की डायरेक्शन होगी d2a हो जाएगी। ठीक है, d2a हो जाएगी। ठीक। अब इसके बाद ध्यान से देखो, जो सी कॉर्नर पर बैठा हुआ मास है वो भी तो इस 1 kg वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। मैग्नीट्यूड कैसे दोगे बताओ, फोर्स ऑन सी, जी m1 m1 m2 1, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस a, तो इसका a², तो gm, ये भी फिर से gm/a² आ गया। ठीक हो गया। फिर भी मैं ऐसे अपनी कन्वेंस के लिए इसको f सपोज कर ले रहा हूँ। और जो इसकी जो डायरेक्शन होगी बोलो, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर होगी, डी से सी की ओर होगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है। तो ये जो सी में बैठा हुआ मास होगा इस 1 kg को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, इन दोनों का तो ये क्लियर हो चुका है। अब इम्पोर्टेंट ये है क्या, बी वाला भी तो इस मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो बी वाला जब इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो देखो मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, जी m1 m2 1। अब देखो आर क्या लिखोगे, अभी तक का तो फर्स्ट और सेकंड एफ ए और एफ ए बी के केस में तो आर ए थी। अब यहाँ आर चेंज हो जाएगी, आर क्या लिखोगे, स्क्वायर की डायगोनल कितनी होती है, अब आर कितनी हो जाएगी, a√2 हो जाएगी। a√2 इज द डिस्टेंस ऑफ 1 kg मास फ्रॉम m। ठीक है। तो अब डायगोनल, अब यहाँ a नहीं लिखोगे, a इन द प्लेस ऑफ a यू कैन राइट a√2 का स्क्वायर लिखोगे। जब सॉल्व करोगे तो gm/2a² हो जाएगा। देखो gm/a² को मैंने f सपोज किया है तो ये f/2 हो जाएगा। ठीक है। अब हमेशा याद रखना
कि जो फोर्स होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही बताती है कि जो नेट फोर्स ऑन ए मास इज अ वेक्टर फोर्स ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट मास। तो F इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, वेक्टर सम ऑफ एफ ए, वेक्टर सम ऑफ बी, वेक्टर सम ऑफ बी। तो वेक्टर में क्या करते हैं, देखो जब हमारे पास 3 वेक्टर होते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये एफ ए और एफ बी का रिजल्टेंट निकाल लूंगा। और एफ ए और एफ बी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला मुझे पता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos इन द थीटा, cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ ए एंड सी। तो यू ऑब्जर्व दैट एफ ए एंड एफ सी के बीच में जो थीटा है वो 90 है। तो जब 90 होगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर हो जाएगा, तो ये F√2 आ जाएगा। ठीक, अब समझने वाली बात देखो कि अब मैं इन दोनों को हटा देता हूं। देखो एफ ए और एफ सी की जगह क्या आ गया बोलो, ये एफ ए और एफ सी का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बोलो, ये रिजल्टेंट क्या होगा इसका, बी डी बी, ये क्या होगा, ये डी बी इज द रिजल्टेंट ऑफ एफ ए और एफ सी, होगा कि नहीं होगा। पर यहाँ ध्यान से देखो ये डी बी, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है, देखो ये मेरे पास क्या है, एफ बी इसी लाइन में है, एफ बी भी इसी लाइन में है, और ये जो एफ डैश है जो कि रिजल्टेंट ऑफ क्या है, एफ ए एंड एफ सी है, ये दोनों एक ही लाइन में आ गए हैं। तो एक ही लाइन में होगा तो ये सीधे ऐड हो जाते हैं, सीधे ऐड होगा तो देखो एफ नेट फोर्स ऑन डी कितना आ जाएगा, एफ डैश प्लस एफ बी करूँगा। एफ बी क्यों करूँगा, क्योंकि फोर्स ऑन इस डी की वजह से, इस बी की वजह से भी तो जो फोर्स होगा वो इधर ही की ओर होगा, और F1 और FC का जो रिजल्टेंट है वो भी FB की डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ऐड क्यों होंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो वेक्टर रिजल्टेंट निकालोगे तो सीधे ऐड कर दोगे। अब तुमको ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो एफ डैश कितना निकाला, F√2, एफ बी कितना है, F/2। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो F कॉमन लोगे तो √2 + 1/2, और F की वैल्यू अब रखना, अगर तुम पहले F की वैल्यू रख दोगे तो कैलकुलेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सुविधा के लिए हमने इस तरीके से यूज़ करा है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, √2 + 1/2 GM/A², जो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो, GM/A², √2 + 1 कहीं भी लिखा है आगे पीछे, इससे कोई मीन्स नहीं है। तो √2 + 1/2 GM/A², जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 1 करेक्ट आंसर है इसका। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, GM, देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, GM/A² √2 + 1/2। देखो A यहाँ पर क्या होगा, ये A आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि कितना आ रहा है बोलो, A आंसर इसका नहीं होगा। आंसर क्या होगा, देखो जो हमने अभी निकाला है √2 + 1/2 और GM/A²। तो देखो GM/A², यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में मुझे लग रहा है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है। GM/A² √2 + 1/2, तो इसको हम 3/2 की जगह इसको क्या बना देते हैं, इसको हम 1/2 बना देते हैं। ऑप्शन गलत हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो क्या आ रहा है देखो, GM/A² √2 + हाफ, GM/A² √2 + हाफ, जो कि क्या हो जाएगा, अब बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके की क्वेश्चन को, इसी अप्रोच को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन क्या है कि एक स्क्वायर है, उसके 4 कॉर्नर्स पर मैंने एक आइडेंटिकल चार्ज Q प्लेस्ड रखा है, और हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड आउट द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज पर निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो इसमें तुम्हें ध्यान रखने की जो बात है, सबसे पहले देखो मैंने इसे D को टारगेट कर दिया, किसी एक चार्ज को टारगेट करो अगर कुछ नहीं कह रहा है तो पहले मैंने इस D में जो बैठा हुआ चार्ज है इसको टारगेट कर दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछो कि इस D में कौन कौन फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो D में बैठे हुए चार्ज में कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो देखो जो A में बैठा होगा वो भी इसमें फोर्स लगाएगा, जो B में बैठा हुआ चार्ज है वो भी फोर्स लगाएगा, जो C में बैठा हुआ चार्ज है वो भी इस D में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। देखो बिकॉज ऑफ ऑल चार्ज आर आइडेंटिकल, तो हो क्या रहा होगा कि जो फोर्स ऑफ क्या होगा, रिपल्सन लग रहा होगा। सबसे पहले मैं ए सी में कितना, ए डी में कितना फोर्स लगाएगा मैं उसको निकाल रहा हूँ, एफ ए, तो इसमें कूलाम्ब लॉ लगेगा। कूलाम्ब लॉ आना चाहिए 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R², 1/4πε0 Q1 Q Q2 Q R की जगह A²
ठीक हो गया। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको मैंने क्या मान लिया, f अपनी सुविधा के लिए मान लिया। अब देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो रिपल होता है, एक दूसरे से दूर भागते हो। तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक, इसके बाद देखो जो C में बैठा हुआ चार्ज है वो भी तो क्या करेगा, इस Q में फोर्स लगाएगा, तो उसको हम FC नाम बोल रहे हैं, 1/4πε0 Q1 Q Q2 Q अपॉन A, फिर से भी उतना ही हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4πε0 Q²/A²। फिर से मैंने इसको F सपोज कर लिया है अपनी सुविधा के लिए। तो देखो ये भी पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, दूर भागेंगे एक दूसरे से। तो जो इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी बताओ, इसकी जो डायरेक्शन होगी C से D की ओर होगी, और ये जो हमारे पास FA की जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, A से D की ओर होगी, A से क्या होगी, A से D की ओर डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब देखो जो B में बैठा हुआ चार्ज है वो भी तो इस Q में फोर्स लगाएगा, तो मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे इसका, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ देखो R क्या होगी, R क्या होगा बताओ, ये B से लेकर D की डिस्टेंस, जो कि क्या है, स्क्वायर की डायगोनल है। स्क्वायर की डायगोनल आप निकाल सकते हैं, ये स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी, a√2 आ जाएगी। तो यहाँ डिस्टेंस a√2 आ जाएगी, तो यहाँ डिस्टेंस a√2 का होल स्क्वायर करोगे, फिर ये 1/4πε0 Q²/A² आ जाएगा। 1/4πε0 Q²/A² को तुमने f सपोज किया है तो f/2 आ जाएगा। ठीक, अब तुमको तीन वेक्टर को क्या करना, सॉल्व करना आना चाहिए। जल्दीबाजी में इन सबको ऐसी ऐड नहीं करेंगे। जो इसकी डायरेक्शन होगी कहाँ से कहाँ की ओर होगी, B से D की ओर होगी। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो तुम इसको कैसे करोगे। सबसे पहले देखो FA और FC का रिजल्टेंट निकाल लो। FA और FC का रिजल्टेंट क्या होगा बताओ, ये होगा। FA और FC का रिजल्टेंट क्या होगा, ये F' होगा कि नहीं होगा। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अब इन दोनों को मैं हटा दे रहा हूँ। FA और FC की जगह इन दोनों का रिजल्टेंट F' आ गया। और F' को कैसे निकालोगे, वही वेक्टर लॉ से, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कॉस F1। ठीक हो गया, F1 मीन्स FA का स्क्वायर लिख सकते हो प्लस FB का स्क्वायर प्लस 2FA FB कॉस 90। एंगल देखना है A और C के बीच में जो कि 90 है। ठीक, तो ये cos 90 वाला 0 हो जाएगा। तो अब तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो स्क्वायर है उसका रिजल्टेंट कितना आता है, f√2 आता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान से समझो। अब देखो f√2, अब देखो f√2 की डायरेक्शन तो ये आ गई, और सिमिलरली जो B D में फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन भी तो इधर ही की ओर होगी। अब मेरे पास क्या हो गए, देखो दो वेक्टर हो गए, एक तो A और C का रिजल्टेंट, और क्या हो जाएगा, एक जो फोर्स लगा रहा है B इस D में। तो ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो गए, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो मैं सीधे ऐड कर देता हूँ इनको, तो फोर्स, नेट फोर्स ऑन D कितना आ जाएगा, F' प्लस FB आ जाएगा, जो कि F' f√2 निकाला है तुमने, FB को तुमने F/2 लिखा है। तो जब F कॉमन ले लेंगे तो √2/1/2 बच जाएगा। अब लास्ट में आप क्या करो, इस F की वैल्यू को लास्ट में रखोगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। तो फोर्स ऑन D ड्यू टू अनदर चार्जेस, ये कितना आ जाएगा बोलो, √2 + 1/2 1/4πε0 Q²/R²। और जो इसकी डायरेक्शन होगी, जो नेट फोर्स आ रहा है वो कहाँ की ओर होगी, B से D की ओर इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा, यही क्वेश्चन को मैंने ग्रेविटेशन से करके दिखाया और इसी क्वेश्चन को मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक से करके दिखाया। तो कंपैरिजन करने से क्या हो जाता है, स्टडी आसान हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस पे हमने क्या रखा है, एक 3 पॉइंट मास रख दें, इक्वल पॉइंट मास है, यहाँ पर M, यहाँ पर M, इसमें M पॉइंट मासेस आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A। अब मेरे को क्या करना है, फाइंड द फोर्स, मुझे फोर्स बताना है कि सेंटर पर कितना होगा, सेंटर पर फोर्स कितना होगा। उसके लिए देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर पर इस केस में हमने फोर्स एट अ सेंटर निकालना है, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, जब हम सेंटर की बात कर रहे होंगे तो मुझको ये डिस्टेंस चाहिए होगी, मुझे CO चाहिए होगा, BO चाहिए होगा और AO चाहिए होगा। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये पूरा 60 हो गया है 30। ये जो हमारे पास OCD ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इस CO को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो कॉस ये कितना हो जाएगा, देखो ये A/2 हो जाएगी ये डिस्टेंस,
ठीक है, a/2 जब तुम कॉस लगाओगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा। यहाँ से तुमने ये चीज़ निकाल ली, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको निकालने की जरूरत नहीं है, तो बता दिया है, तुम्हें सीधे याद भी होना चाहिए। इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल द डिस्टेंस ऑफ कॉर्नर टू सेंटर a/√3 होती है, और ये बता भी दिया है कि कैसे आई है। ठीक, अब तुम वही वाला फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले क्या करेगा बोल, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो FA लगाते हैं। ये जो A में बैठा हुआ है मास है, इस OB में बैठे हुए मास को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो 4 से बताओ, G(m1m m2m अपॉन A क्या लिखोगे अब, यहाँ पर सेंटर पर मेरे पास एक कैपिटल M मास है, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि Gm स्मॉल बना दो, इसको सब आइडेंटिकल लिख देते हैं, स्मॉल m। ठीक है, तो G(m1 m2 अपॉन A/√3 का होल स्क्वायर इतना आ जाएगा। इसको मैं अपने सुविधा के लिए इसको f मान लेता हूँ। सिमिलरली जो B में बैठा होगा, ये B वाला भी तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो मैग्नीट्यूड ये सेम आ जाएगा। इसी तरीके से जो C में बैठा हुआ है, ये भी तो इसको अपनी ओर ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये। अब तुम रिजल्टेंट निकालना शुरू कर दो। देखो रिजल्टेंट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब मैं सबसे पहले एफ तुम देखते ही 0 भी कह सकते हो इसका आंसर। सबसे पहले FC और FB का रिजल्टेंट निकालोगे तो ये आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा। ठीक, पर एंगल देखो, ये 90 है 30, तो ये 60 होगा और ये इतना 60 होगा। तो B और C के बीच में जो एंगल होगा कितना होगा, FB और FC के बीच में जो एंगल होगा वो 120 होगा। तो तुम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos 120। जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, F डैश कितना आ जाएगा बोलो, ये F आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब देखो, अब इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटाओ। अब F डैश, इन दोनों की जगह F डैश और FA का रिजल्टेंट निकालो। इन दोनों के बीच में देख रहे हो एंगल कितना है, 180 है। जब तुम इसको सॉल्व कर रहे होगे तो फोर्स ऑन अ मास विच इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और तुमको इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुमने एक चीज़ ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज सिमेट्रिकल होगा, देन ऑलवेज फोर्स एट द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल या और पॉलीगन्स इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 आएगा। देखो हमेशा 0 आएगा कि कंडीशन क्या होना चाहिए, देखो इस तरीके से होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए हमारे पास ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, देखो इस तरीके का हमारे पास कभी भी फिगर होता है। सपोज ये FA हो गया और ये FB हो गया और ये FC। ठीक है, ये ऑल द फोर्सेस आर ये सेम होना चाहिए और ये एक ही पॉइंट पर क्या होना चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। और इनके बीच का एंगल अगर हमेशा क्या हो रहा है, सेम रह रहा है, एंगल सेम रह रहा है, तो हमेशा क्या होगा, इस सेंटर पर हमेशा क्या होगा, फोर्स हमेशा 0 होगा, ऑलवेज 0 आता है इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज सिमेट्रिकल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। देखो अगर यही जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, अगर यही इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा। देखो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके कॉर्नर्स पर हमने एक सिमिलर चार्ज रखा है Q Q Q। ठीक हो गया, और हमसे क्या पूछ रहा है कि सेंटर पर फोर्स निकालो, फोर्स एट सेंटर निकालो। ये जो सेंटर है यहाँ पर O, यहाँ पर हमको फोर्स निकालना है। देखो अभी मैंने इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस उसमें दे दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, देखो FA FB FC निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे इसका। ठीक, और इन सबको क्या मान लोगे, ये सब F मान लेते हैं हम इसका। ठीक, सीधे सीधे भी कर सकते हो। देखो सपोज दैट अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले जब तुमने क्या किया कि अब यहाँ ध्यान से देखना, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव में रिपल्सन होगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे बाहर की ओर होगी FB। ये पॉजिटिव में रिपल्सन होगा तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, रिपल्सन। ये जो सेंटर में रखा हुआ चार्ज है इससे दूर जाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान से देखो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, ये जो फोर्सेस हैं देखो, ऑल द फोर्सेस आर सेम, जितने भी फोर्सेस हैं सब सेम हैं। और इनके बीच का एंगल देखो, अगर मैं यही डायग्राम को इधर अलग से बना दूं तो जितने भी फोर्स हैं देखो, इनका मैग्नीट्यूड FA = FB = FC है, सब फोर्स सेम है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो सब फोर्स सेम होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट। ये अगर देखो, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि फोर्स सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, एंगल सब में सेम है, देखो 120 और ये क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं। तो इस केस में मैंने क्या बोला था, देखो जब तुम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो वो तो ऊपर की ओर आएगा F डैश,
ठीक है। और एवडेस और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो इक्वल और अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स एंड सेंटर फिर से जीरो आ जाएगा। यहाँ पर भी वही तरीका है, यहाँ पर भी वही मैं एक स्टेटमेंट बोलूँगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा है, सिमेट्रिक है, तो देन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो आता है। ठीक हो गया। तो इसी तरीके के अगर ये देखो, अगर तुमसे कोई ऐसा कह दे कि एक स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ तुमने क्यू रखा है, क्यू, ठीक हो गया, क्यू, और ये क्यू है, इसकी साइड ए है, ठीक है, इसकी साइड ए है, और तुमसे कह रहा है कि यहाँ पर मेरे को फोर्स बता दो, ठीक है, तो सीधे आप सीधे लिख सकते हैं फोर्स जीरो होगा, ठीक, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, निकाल भी सकते हो तुम। और अगर ऐसा बोल दे कि अगर मेरे पास कोई इस तरीके से हेक्सागन है, ठीक है, ये यहाँ पर हमने क्यू इसके कॉर्नर पर क्यू चार्ज रखा है, सब में क्यू आइडेंटिकल चार्ज है, ठीक है, और ऐसा पूछ दे कि इसके सेंटर पर फोर्स बताओ, तो सीधे देखते ही क्या कर सकते हो, जीरो लिख सकते हो। क्यों, चार्जेस क्या हैं, इक्वल हैं, एंगल सेम होगा, सब फोर्स यहीं पे लगेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होगा हमारे पास, चार्जेस का क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, तो सेंटर पर फोर्स हमेशा जीरो आएगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, दो टॉपिक को हमने कंपैरिजन करके पढ़ा और दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े। अगर कॉर्नर पर रखा होगा तो किसी एक कॉर्नर पर फोर्स से कैसे फाइंड आउट करेंगे, और सेंटर ऑफ फिगर में हम कैसे फोर्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन को हमने क्या करा, दो टाइप के जो बहुत पॉपुलर न्यूमेरिकल है, इनको आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी को आगे स्टार्ट करते रहेंगे। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।